अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। प्रोग्राम के में बात होगी इस्लामाबाद में होने वाली तहरीक इंसाफ के जलसे की, जिसमें इमरान खान ने एक मरतबा फिर नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात दोहराया है और 10 अरब की पेशकश पर भी कप्तान ने वजाहत देने की कोशिश की है। अब क्या ये वजाहत हुकूमत को कप्तान के खिलाफ कानूनी चारा जोई से रोक पाएगी? और उसके अलावा उस नुक्ते पर भी बात करेंगे कि पैनामा फैसले के बाद अपोजिशन जमातों का यूं अचानक से मुतहरक होना हुकूमत के खिलाफ क्या खतरे की घंटी है। जनाब फसी भाई देखें, अब जो लाइव ट्रांसमिशन है खान साहब की तकरीर है वो इस सारी चीज़ को खा जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप जो मर्जी कहना चाहते हैं अगले 5 मिनट आप कह सकते हैं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होगा। वैसे एक चीज़ मैं कह दूं कि अक्सर हम ये बात करते हैं कि जब भी PMLN की कोई बड़ी फतह होती है ना तो फिर नवाज शरीफ अपने मुशीर को बताते वो खिलाड़ी का है, ठीक है ना। लेकिन इस दफ़ा फिर इमरान खान ने वही काम किया। एक ये जो 10 बिलियन की एलिगेशन इन्होंने डाल दी है, अब हर जो इनका ये जलसा होगा उससे पहले ये 50 मिनट वजाहत देंगे, ठीक है ना। तो ये कहीं से भी आपने फतह ले ली एक किस्म की, आप उसे राइड कर सकते थे इलेक्शंस तक, आपने फिर एक 35 पंक्चर लगा दी। और कुल्हाड़ा किधर है? हाँ, और कुल्हाड़ा किधर है? देखो मैं मारता हूँ किस तरह और किस शिद्दत से मारता हूँ, लेकिन मैंने एक सबसे पहले कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड लानी है कि हम तहरीक इंसाफ के जलसे की क्यों बात कर रहे हैं। ये बात सही मुझे आप ये बताएं। देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जलसा हुआ है लाहौर में, उसमें एतजाज एहसन साहब ने कड़ी बातें की हैं और हुकूमत की आंख में आंख डाल के उनसे बात की है। आप पीपल्स पार्टी के बारे में नहीं बात कर रहे। स्वात में PMLN का, स्वात में जी PMLN का नूली का जलसा था और अमीर मुकाम साहब आपको पता है उन्होंने भी उसमें काफी अच्छी बातें की। लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ है, क्योंकि उसमें खान साहब हैं, क्योंकि उसमें आपको ये यंग जनरेशन देखने को मिलती है, तो इसलिए प्रेस वन साइडेड है। क्या ये खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल, जमात इस्लामी ने मलकंड में भी किया था, ठीक है ना। ये बात है कि वो तो आप नहीं कर रहे बिकॉज आपका लिबरल बायस है। बिल्कुल, मीडिया ने वैसे ये चुन लिया है। अगर ये आपकी जो अपोजिशन है उसकी वॉइस जो है वो तहरीक इंसाफ डाल दी है जो, और ये न्यूज़ वर्दी है। अगर आपने देखो ये PP की जो जलसा था KP में, मेरे ख्याल में मलकंड में थी, काफ़ी बड़ा जलसा था। मैंने भी जब देखा मैंने कहा ये तो काफ़ी लोग इकट्ठा कर लिए। अच्छा, तो एक उस लोग इकट्ठे करने के बाद वो तो जमात इस्लामी भी हर जगह लोग इकट्ठे कर लेते हैं। कोई सीटें उनको मिलेंगी? सीटें अब ये तो अगर इतने लोग जमा होंगे तो कम से कम फाइटिंग चांस तो है। KP में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? नहीं, हिस्टोरिकली तो इनका है। नहीं, हिस्टोरिकली तो जनाब हिस्टोरिकली तो पीपल्स पार्टी तो क्या, वो तो पंजाब में भी था, सिंध में भी था। हाँ, पंजाब में मसला है, हर जगह फाइटिंग चांस था पीपल्स पार्टी का। अब थोड़े से वो फारिग हो गए। लेकिन मेरे ख्याल से KP में स्पेस है अभी और पार्टीज के लिए भी। लेकिन जो मैं देखने की कोशिश कर रहा था, अभी हम जलसे की फुटेज देख रहे थे, मुझे कहीं वो एक बहुत बड़ा, आपको पता है, एक नुमाइंदा है चेंज का और उसका एक बड़ा तरक्की पसंद सोच से भी ताल्लुक है। उनका नाम गुलाम मुस्तफा खर है, जिनको शेर पंजाब के लकब से लोग आज तक भी याद करते हैं। मुझे मुस्तफा खर कहीं नजर नहीं आया उस तब्दीली के उस रोशनी में, मुझे नजर नहीं आया वो कहीं। ये जबरदस्त बात है। देखिए, दो चीजें हमने प्रोग्राम फिर अभी जब आगे निकलेगा ये बात करेंगे कि नवाज शरीफ ने जब वीक हो गए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम ज़रा इंडियन बिजनेसमैन से मिलते हैं। इमरान खान जब उन्होंने एक तौर पे कह दिया कि मैंने जीत कर ली है, ऑनेस्टी की, इंटेग्रिटी की, आओ ज़रा मुस्तफ़ा कर को ले आते हैं, ठीक है ना। ये कहीं से भी पोस्ट पैनामा जो एक पॉलिटिकल प्लेबुक है, सब ने गाड़ी की विंडो के बाहर। इसमें मैं फिलहाल, और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कहने को, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं क्रेडिट देता हूँ। इसके बाद मैं पानी भी बहुत ज़्यादा पीऊँगा, थोड़ी सी अभी होश भी आहिस्ता आहिस्ता से जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि इनका अपना मुस्तफ़ा खर मोमेंट हुआ था। इरफानुल्लाह मरवत साहब आ रहे थे। इरफानुल्लाह मरवत की तारीख को सब जानते हैं कि 90s में उन्होंने जाम सादे के नीचे क्या कुछ नहीं किया था और CIA के जरिए क्या कुछ नहीं कर बैठे थे। वो लोकल CIA, लोकल CIA, हमारी CIA, हालांकि दोनों उतने ही बदनाम थे 90s में और खैर अभी भी। तो उसमें इरफानुल्लाह मरवत को निकाल दिया गया। अब आज तक आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि मैं अपनी ही लीडरशिप या अपने ही ब्लड रिलेटिव के खिलाफ एहतजाज करूंगा और इरफानुल्लाह मरवत को वापस लाऊंगा। लेकिन बात यह है कि मरवत साहब वापस नहीं आए। मुस्तफ़ा खर जैसा आदमी जिसका मेरे ख्याल से इज
represents everything that is wrong with this country and with old politics ये आपने बहुत अच्छी बात की कि 70 की दहाई में लोग मुस्तफा खर का नाम सुन के भाग जाते थे, उसको आप इस पार्टी में क्या शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस लॉजिक से कि कोटादू में एक सीट मिल जाएगी, ये क्या है, ये मकसद क्या है? सरप्राइजिंग यही है कि जो पैनामा थी ये एक तोहफा था, ठीक है ना, जिसने सबने ठुकराया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। खैर अगले हिस्से में यही गुफ्तगू जारी रखेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PML नवाज के बीच जो हर दिन हम यही झाड़ते रहते हैं उस पर भी बात करेंगे, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की और इमरान खान साहब की पेशकश की कि उनको 10 अरब की ऑफर की गई थी कि वो पैनामा पेपर्स केस पे खामोश रहें। तो जनाब अब मैं इस पे 2-3 बातें करना चाहता हूँ। देखिए यही है, ये एक डैमेजिंग एलिगेशन है, ठीक है ना, इस पे ना कोई असर हुआ नवाज शरीफ पे, शहबाज पे, डैमेज इमरान खान ही हुआ है। सब कह रहे हैं कि ये बिलीवेबल एलिगेशन नहीं है। अच्छा, और खैर एक चीज़ है कि हिस्टोरिकली वो तो आ रहा है, PML का तो है कि देयर हैव बीन मेजर केसेस जिसमें ब्राइब्स या ये सब कुछ एलेज, लेकिन इस केस में 2-3 मसाइल हैं। एक ये कि 3 हफ्ते पहले केस से जब केस ख़त्म ही हो चुका था तो इमरान खान को क्यों ब्राइब दे रहे हैं? ये शेख रशीद ने क्या गलती की थी? ठीक है ना, उनको कम से कम एक 10 सिराज जो है वो कोई मुफ्तों में तो नहीं बैठा ना, वो भी विड्रॉ कर सकता था अपना पिटिशनर तो बहुत थे। दूसरा फिर इसमें एक जो पिटिशन तगड़ा तो वही था ना, हाँ तगड़ा तो वही था, ठीक है, वो विड्रॉ हो जाता, डिसीजन जो भी था वो हुआ था, ठीक है ना। दूसरा अब ये एक प्रेशर टैक्टिक है JIT के लिए। अब JIT पे अगर प्रेशर टैक्टिक करना है तो कोई ज़्यादा आप स्क्रूटनी उस पर, यही जो हर दिन हियरिंग के लिए आते हैं यही कर लेते हैं, कुछ ऐसा आप कर लेते हैं। दूसरा ये एक चीज़ जो मेरा ऑब्जेक्शन है, एक फंक्शन था शौकत खानम का जिसमें उन्होंने ये बात की। मैं वैसे बिलीव करता हूँ ये एक बहुत बड़ा एसेट है। अगर इमरान खान जो है ना, ये मुल्क का एसेट है शौकत खानम, ये खुद जो है ना इन शौकत खानम्स बेनिफिट अपनी सियासी बातें वहाँ कम से कम ना करें। बिकॉज आपने देखा होगा एक दफ़ा PMLN ने इन माई ओपिनियन बहुत बुरी हरकत की थी जब अगर एलिगेशन उन्होंने शौकत खानम पे डाले, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान पे भी पड़ती है, ठीक है। उन्होंने बना दिया वो उस प्लेटफॉर्म को उस तरह ना करें, बिकॉज ये एक एसेट है, ये इंशाल्लाह ये चलता रहेगा, ठीक है ना, ये एक लिविंग गिफ्ट है, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस पर कि आप सियासत और ये जो है ना ये सेपरेट कर दे। और दूसरा ये कि मैं ये नहीं समझता कि ये इनके अगर बहुत करीबी दोस्त हो ना तो आप उनको रिश्वत क्यों ऑफ़र करते हैं? आप उनको जानते होंगे, ठीक है ना, कि ये करप्टेबल आदमी नहीं है, ठीक है ना। वो भी वो मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि 10 अरब, ठीक है ना, शायद उनको ये ऑफ़र नहीं अच्छा लगे बिकॉज उनको अब्दुल्ला, शादाब ये 10 अरब नहीं चाहिए थे, बिकॉज जब से कतरी आए हैं ना उनको अरब नहीं अच्छे लगते, ठीक है ना। तो आप कह रहे हैं 10 अरब अफराद की ऑफर थी, असल में उतना ही नहीं थी। हाँ। तो अच्छा, लेकिन आप कभी वैसे ये फसी भाई देखें, वैसे स्पीकिंग ऑफ द गॉडफादर, यस, he was made an offer he could refuse। फसी भाई, मुझे जो होता है, आपने एक बहुत अच्छी तफसील में आपने इस इशू को बेयर बोन्स डिस्कस कर लिया। मैं इधर बैठ के मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं आगे से बात क्या करूं, और फिर मैं सोचना शुरू हो गया एक और चीज पे कि हम अभी डिस्कस क्या कर रहे हैं। हाँ। खान साहब ने आगे जोश खिताबत में कह दिया, और लेट्स से हकीकत थी, बिल्कुल संजीदा हकीकत थी कि किसी ने इस तरह इंटरमीडियरी ने कह दिया कि जी ₹10 बिलियन है, और अब हमें समझ नहीं आ रही कि किसने कहा, किस तरह कहा, क्यों कहा, उसकी टाइमिंग क्या थी, जिस तरह आपने कहा, तो हो गया। अब इससे आगे बढ़ के अब आपने क्या कहना? बिल्कुल, आई मीन ये इसने साइड ट्रैक करती है अपनी जीत। राइट, अब कौन पैनामा पे बात करना चाहता है? अब आप इस पे अब कितना और डिस्कस करेंगे? लेकिन वही वाली बात कि अब इस फैसले के बाद भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स पे अब लोग गौर कर रहे हैं एक और तरह की नजर से। आप जोश खिताबत के पीछे कुछ अब इस तरह नहीं कर सकते कि जी मैंने बस बात कर दी, वो अब कर दी। एक चीज है, इसके बाद पैनामा का जो खुलासा है ना वो ये है कि आपने स्टेटमेंट किए जो आपने सब्सटेंशिएट फिर नहीं किए, ना मनी ट्रेल था ना वो था। अब जब आप
अच्छा, उसमें कतरी थे, इसमें अरब है, इसमें अरब है, ठीक है ना। तो आपने अपने ऑपोजिशन को, जो जहाँ से आप बिल्कुल एक लिहाज से जीत गए थे, ठीक है ना, आपको वैलिडेशन पहली दफ़ा इंस्टीट्यूशन से फुली मिल गया, ऑन द रिकॉर्ड मिल गया, अब आपने नई चीज़ ही खड़ा कर दी है। और बेसिकली जो अगर आप हुकूमती सर्कल्स में देखें, बात तो वो वही कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स उसमें पनामा में आए वो तो स्टेटमेंट पे भी अप्लाई होते हैं। नहीं, बट एक आपने ऑफ स्क्रीन बात की थी नाइजीरिया के मुताल्लिक, वो अगर आप बात करना चाहें, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और फिर उसमें मुझे भी ड्रैग इन किया गया था, वो अगर आप जरा बात कर लें। वो तो आज उन्होंने वजाहत कर दी थी, लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि निकम्मी अजूलो बनियाटा जो थे, जिन्होंने ईमेल इमरान खान को किया था कि नवाज शरीफ आपको 10 बिलियन देना चाहते हैं, लेकिन पहले $700 जमा करें। ये शायद एक फेक ईमेल था, और ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट है, नायरोबी केन्या में, नायरोबी का। ठीक, लेकिन इससे उम्मीद आदमी ये करता उनको वैसे शक यहाँ से कि ये जो नायरोबी केन्या लेकिन आदमी उम्मीद ये रखता है कि अब पनामा के फैसले के बाद मुबाहिसा जो है वो अब ज़्यादा संजीदा हो जाएगा। नहीं, वैसे एक और अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आप देख लें, लॉयर्स ने भी कह दिया, ठीक है, एक बार मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि औरों ने किया, लेकिन लाहौर का जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन कम से कम उनकी एक एजुटेशनल वैल्यू है और उनकी एक हिस्ट्री भी है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग भी हो चुकी है। दूसरा ये है कि पीपीपी और अगर पीटीआई वाकई में एक साथ हो जाते हैं, आपका जो नेक्स्ट स्टेप था लॉजिकली इसके सियासत में, अगर आपको हुकूमत वाकई हटानी है या आपको मजबूर करना है नवाज शरीफ को रिज़ाइन करने में, तो आप अलायंस को टकराए तो ना। अब जब सब इंडिविजुअली जा रहे हैं, आपने देख लिया वो चीज़ जो है ना वो वाटर डाउन होगी। देखिए फसी भाई, आप तो बहुत तामीरी बातें कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि जी लाया अमल इस तरह होना चाहिए। बात यह है कि बतौर एक वोटर मैं तो बहुत मुतासर होता हूँ जब वो जलसे में आके कहते हैं कि जी जनरल आसिफ नवाज साहब को नथिया गली में एक BMW ऑफर हुई थी। तो वो जब इस तरह करते हैं तो लोगों का इस तरह जोश इस तरह उकसाया जाता है और फिर वो आगे बढ़ के फिर इस तब्दीली के इनकलाब में शामिल हो जाते हैं। तो ये आप जो बातें कर रहे हैं ये किताबी बातें हैं, छोड़ते हैं। वैसे एक चीज़ है, मेरा शक है कि ये जो किताबी बात थी कि ये जो अब एलिगेशन आया इस पे, इसने रेजोनेट नहीं किया उस लिहाज से कि जो पार्टिजन मीडिया भी है ना, वो भी कह रहे थे कि यार मार्केट में अगर कुछ नया लाना था आप कुछ सोच समझ के ले आते। नहीं, लेकिन पार्टिजन मीडिया फिर इसको क्यों अब झोर रहा है इस तरह? अभी इसको खत्म करें, आप फारिग करें, बिकॉज एकदम अब देखिए प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं कि देखिए जी 5 और मिनट है, आप 5 और मिनट स्टेटमेंट में बात करें आप। नहीं, तो वो तो इसलिए कि PMLN जो है ना अब इसी भी प्ले कर रही है। PMLN की जो, अगर आप इस बयान से पहले PMLN को देख लेते वो किस पोजीशन में थे, जी ये हमारी फतह, हम मिठाई खाएंगे, ठीक है, सब ने उसका मजाक उड़ाया कि कहाँ से ये आपकी फतह, ठीक है ना। एकदम से ये बयान आ गया, अब इस पे ये तगड़े हो गए हैं कि आप इस पे कह सकते हैं, ठीक है आप दिखाएं, कोर्ट पे जाते हैं, हम देखते हैं किसने कहा है। और फिर एक ये बात भी कि जो ज़रा आदि बातें जो फिर आई हैं कि ये मैं अपने दोस्त को ख़राब नहीं करना चाहता, इसका बिज़नेस ख़राब हो जाएगा। अगर आपने ये स्टेटमेंट करनी थी तो आप फुली थिंक आउट कर लेते कि मैं फिर एक्सपोज भी करूंगा और मैं बताऊंगा कि ये कौन थे। मुझे जो मसला हो रहा है ना फसी भाई, वो ये है कि अगर आप टीवी चैनल्स पे इस तरह आगे पीछे उसको करेंगे, सर्व करेंगे, तो एक खान साहब इसी 10 बिलियन वाली स्टेटमेंट पे हैं, उनको इस 10 बिलियन स्टेटमेंट पे रहना भी पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बात इस तरह की है। आगे जाएंगे तो सिंध असेंबली में अभी हमने देखा था गधों पे डिस्कशन हो रही थी, लिटरली गधों के बारे में बात की जा रही थी। उससे अगर आप आगे तो नेशनल इंटरेस्ट पे डायलॉग है ना जी, उससे अगर आप आगे बढ़े तो मुस्लिम लीग नवाज तब से भी आज तक भी पनामा फैसले की अब बस डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। अगले 60 दिन भी इसी डैमेज कंट्रोल में मुलव्वस में शामिल रहेगी। जो आपके बुनियादी मसाइल हैं, जो आपको मशाल खान के केस में नजर आई थी, जो आपको इन बाकी सारे जिनकी वजह से तैयबा का केस लिए जा रहे हैं, जो तैयबा का केस था, एक और जो एहसान ने बात की थी मलाला के बारे में, जिसका आपके सारे शहरी कह रहे थे कि जी ये ड्रामा है, लेकिन अब वो सारे लोग फिर से गायब हो गए। बुनियादी मसाइल आपकी ये हैं, उस दहशतगर्द के साथ हम किस तरह का रवैया दिखा रहे हैं, मीडिया क्या रवैया दिखा रही है, ये आपके बुनियादी मसाइल। आप इसी चीज में फंसे हुए हैं, इस तरह के बयानात में फंसे हुए हैं, इससे जरा आगे बढ़ें बिल्कुल प्लीज। और ये एक और भी चीज़ है पनामा फैसले के बारे में कि उसने आपके इदारों की जो असल शक्ल है वो दिखा दी है। आप अब मेरे ख्याल से बयानबाजी से पीछे हट जाएं
आप भूलें क्योंकि आप 10 अरब के बारे में बात कर रहे हैं। बयानबाजी से पीछे हट के बुनियादी इस्लाह पे आ जाएं। अगले हिस्से में बात करेंगे हिंदुस्तान के शहरी सज्जन जिंदल साहब के बारे में, जिनकी वजह से हर तरह की क्या सराइयाँ का बाजार जो है वो अब गर्म हो गया है। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहरा। दूसरे हिस्से में बात करेंगे उस खुफिया मुलाकात की जो वजीर आजम और भारतीय ताजर सज्जन जिंदल के माबैन मरी में हुई, जिसके हवाले से क्या साराइयों का बाजार गर्म है। अब उस मुलाकात को क्यों खुफिया रखा गया और सज्जन जिंदल किसकी तरफ से क्या पैगाम लाए, हुकूमत और दफ्तर खारजा इस मामले पर खामोश क्यों है, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। लेकिन क्या ये उस तरह की खबर उठानी चाहिए, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जनाब एक प्राइवेट आदमी है, वो प्राइवेट आदमी के हवाले तो नहीं, वो प्राइवेट आदमी की हैसियत से इधर आए, और उसी तरह क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ाती दोस्त हैं तो इसलिए वो बात कर रहे हैं। अब इसमें आप अपना ट्रैक टू डिप्लोमेसी ना झाड़ें, इसमें आप वो स्टील मिल्स वाली साजिशें ना झाड़ें, इसमें आप ये कि जी हिंदुस्तान ने आपके साथ जो कुछ किया वो भी ना उसको सामने लाएं, तो उसको ये परसेप्शन दी जा रही है, ये रंग दिया जा रहा है। अगर हम बीबीसी होते तो जरूर ना करते नहीं तो हम बीबीसी नहीं है, नहीं है तो इस पे गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए, एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जब अब लग रहा है कि जो नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा हिट लिया है उन्होंने ये पैनामा से, और पहले वो ये सोचते हैं कि आओ मैं एक इंडियन से मिल लूँ, उस मीटिंग में जो बात भी किसी को क्लियर ना हो, इससे लोगों को एतमाद बढ़ेगा। आपके इस जुमले में ना मुझे बहुत ही उस तरह का गहरा तासुब आए जी, एक इंडियन से मिलने। देखिए जी, वो इंडियन दोस्त है, वो ज़ियाउल हक साहब के दौर में वो शत्रुघ्न सिन्हा आया करते थे और उनकी भी उस तरह की दोस्ती होती थी। तो इसमें जो आपका प्रो पीस कैंप है वो ये कहता है कि देखें आइस ब्रेक करनी होती है, किसी ना किसी तरह से आपने इसी तरह के इंटरमीडियरी के जरिए बात करनी है। मुझे और आप दोनों को पता है कि ये उस तरह ट्रैक टू का नाम ना भी इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे ख्याल से वो उधर बैठ के वो शॉलों के बारे में नहीं बात कर रहे थे जो वो अमूमन नरेंद्र मोदी से बात करते थे। मैं उस बारे में वैसे एग्री करता हूँ इससे, लेकिन जब वो आदमी ये भी देख लेते हैं, देख जब आप शादियां भी रखते हैं कुछ डेट्स पे आप नहीं करते, ठीक है ना, कि इस पे मुनासिब नहीं है, ठीक है। अभी बात यह है कि आप पॉलिटिकली वीक है, तो अगर इसमें एक ट्रैक टू का एलिमेंट भी हो, कोई और या बिल्कुल इनोसेंट मीटिंग भी हो दोस्तों के दरमियान, बस मैं ये चाहता था कि वो स्काइप ही कर लेते कि अगर दोस्त को याद इतना आया था। लेकिन अभी जो है ना, एक मेरे ख्याल में वो वीक है और इस लेवल का काम करने से उनको कोई ना उनको फ़ायदा है ना जनरली मुल्क में फ़ायदा है। लेकिन ये बात सही है कि ऑन एनी अदर डे, ठीक है ना, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये देखें इसमें भी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा मतलब से ताल्लुक नहीं है कि जी हमारे सियासी मुफाद में क्या होगा। आप अगर बाकी चीज़ों को देखें, क्या कुछ नहीं हो रहा, मकबूज है कश्मीर में क्या कुछ नहीं हो रहा, जो नरेंद्र मोदी के बुनियादी हकायक के साथ, बुनियादी हकायक नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स के साथ उनका एक तरह का रिश्ता है वो किस तरह का जा रहा है, जो कुलभूषण यादव की हर तरह की कन्फेशन थी वो जिस तरह की है, वो सब का सब सामने रखते हुए असूली तौर पे भी इस तरह की जो मुलाकातें हैं वो आपके जो कौम परस्त हैं वो कह रहे हैं हरगिज़ नामुनासिब हैं। लेकिन उस पर जो मुझे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है वो ये है, आप अगर अपने देखें पॉलिटिकल मुफाद अभी छोड़ दें, वो ये होती है कि जब दो इस तरह के ममालिक हैं, मसला इंतहाई पेचीदा है, बीच में आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी हैं जिनके बारे में कोई अभी बात नहीं कर रहा, तो शायद इस तरह की इंटरमीडियरीज की आपको ज़रूरत होती है, सिर्फ इसलिए कि आवाज़ थोड़ी सी कम करने के लिए, शोर थोड़ा सा कम करने के लिए, थोड़ा सा बैठ के सर जोड़ के ये सोचना कि अब अमन किस तरफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी ना कभी तो जाएगा। नहीं, इससे तो मैं एग्री करता हूँ कि एक ये जो अनकन्वेंशनल मीन्स होते हैं डिप्लोमेसी के, और वही कि आप ज़रा टेम्परेचर को ज़रा कम कर लें। जो मुझे सिर्फ कन्फ्यूजन इस पर है कि मेरे ख्याल में उस लेवल, अगर ये बिल्कुल वो जब लाइन ऑफ कंट्रोल में मसले बढ़ गए थे उस वक्त अगर आपके बिल्कुल चैनल्स बंद हो गए और फिर एक इनफॉर्मल बंदा आ गया, तो
उस वक्त इट मेक सेंस। मैं सिर्फ ये समझ रहा हूँ कि इसके टाइमिंग जो है ना मुझे बहुत ऑफ लगता है। एक उस लेवल के जो टेंशन्स हैं नहीं, टाइमिंग अगर बुरा हाल हो गया, ताल्लुकात ख़राब हो गए, तबाह हो गए, तो टाइमिंग तो फिर उस तरह तो आप ये कह सकते हैं। और मुस्लिम लीग के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं टाइमिंग तो ठीक है, दुरुस्त नहीं, तो बात अर्जेंसी की है ना, वो कह रहे हैं तो दुश्वारी है इतनी ज़्यादा। बस उनको नजर आ रहा है, मुझे तो नहीं नजर आया, ठीक है ना। ये तो फिर हमारे लेंस मुख्तलिफ है। देखिए जी, मैं डेविल्स एडवोकेट बना हूं। नहीं, that's fine। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूँ ये ऑप्टिक्स, दीज ऑप्टिक्स आर शॉर्ट। मैं तो कहता हूँ कि इससे बस इमरान साहब बस इसके साथ मुकाबला कर रहे हैं, ये कहते हुए कि जी मुझे ये 10 बिलियन वाली जो बात थी, जो फिर बाद में उसकी सब्सटैंशिएशन होगी कि नहीं होगी, अभी वो बात कर रहे हैं उसके साथ साथ। लेकिन दीज ऑप्टिक्स आर शॉर्ट। नहीं, आई एग्री। लेकिन एक और चीज़ है, अब हम जनरल बात कर लेते हैं। ये वैसे मुल्क को भी और हमारे जो बाशिंदे हैं, सिटीजन्स हैं, इनको भी समझना चाहिए कि हर एवेन्यू ना बंद करें, इतना नेशनलिज्म मत ले आए। बिकॉज देखें, आर्मी टू आर्मी टॉक्स भी होती है आपके, अगर फॉर्मल चैनल्स बिजनेस मैग्नेट टू बिजनेस मैग्नेट टॉक्स भी होती है। लेकिन इस लिहाज से हमें तो वो चैनल्स ओपन रखने पड़ेंगे जब तक हम तो जंग के उसमें तो अब फेवर में नहीं है ना, हमें वी ऑल्सो हैव टू फाइंड अ वे कि ये एक वर्केबल सोल्यूशन है। तो इस पे तो मैं फुली एग्री करता हूँ कि ये होना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आप ऐसा इनिशिएटिव, लेट्स से ये वही इनिशिएटिव है कि इनफॉर्मल चैनल से बात हुई, लेकिन अगर आपके लोग उसे सस्पिशन के तौर पे देखें एट द रॉन्ग टाइम, तो फिर आपने वो जो चैनल भी है ना वो नॉन स्टार्टर बन जाता है। तो अगेन इसलिए मैं कहता हूँ कि टाइमिंग, जैसे आपने कहा ऑप्टिक्स, जो अर्जेंसी थी वो मुझे समझ नहीं आई बिकॉज अगर वो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि बस उनको दोस्त की याद आई तो लोग शत्रु सिन्हा को क्यों शक से नहीं देखते थे और इनको शक से देखते हैं? बिकॉज देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चलें अगले हिस्से में बात करें इहसानुल्लाह इहसान की, जिनकी अब फिर कवरेज हो रही है और जिसने अभी कन्फेशन की। क्या ये कवरेज मुनासिब है कि नहीं, उस पर बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहराए। आखिर में बात करेंगे इहसानुल्लाह इहसान की, उस एतराफ़ी बयान की जिसने बैरूनी मुदाखलत का पर्दा चाक कर दिया। वो उस एतराफ़ी बयान के बाद क्या पाकिस्तान उस मामले को सफारती सतह पर एक अलग तरीके से उठाएगा, उस पर भी बात होगी। लेकिन ये ऑफिशियल वो स्क्रिप्ट है, उससे मैं ज़रा हटना चाह रहा था ये कहने के लिए कि आई ऑनेस्टली डोंट केयर कि आपने इसको कौन सा पे करना है, क्या करना है। बात यह है कि एक आदमी जिसकी शक्ल पे एक तरह की नहुसत है, और वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे एक तवील किस्म की तारीख है, उसको इस तरह रिहेबिलिटेट करना, उसको नई इस तरह की जैकेट पहना के सामने बैठा देना, एक हेविली एडिटेड उसमें कन्फेशन वीडियो चला देना, मैं ये भी समझता हूँ कि जी कुछ हर रियासत के कुछ मकासद हैं। और इसमें जो आपके कौम परस्त भाई हैं उन्होंने ये बात की है कि हमें ये दिखाना चाहिए कि ये आदमी दरिंदा है और दरिंदे के तौर पे उसको पेश करना है और दिखाना चाहिए कि ये हमारी इस जंग की जीत है कि अब वो रियासत पाकिस्तान के कदमों में बैठ के अपने गुनाहों को कन्फेस कर रहा है और हमें इंटेलिजेंस दे रहा है। मुझे ये बताएं कि इसमें टीवी सर्कस की क्या जरूरत है? आई एग्री विथ यू। कन्फेशन तो वैसी हो सकती है और मेरे ख्याल में ये हुआ भी नहीं है। ये आप अगर उसे देखें, सौलत मिर्जा जो था उसका बिल्कुल अलहदा केस था और ना ज़बरदस्त लाइटिंग थी, ना उसकी कंडीशन अच्छी थी। अब जब आप देखें एक ऑर्गेनिक स्वेल है, लोग कह रहे हैं कि यार ये किस, नहीं हर बंदा खफा है, APS के पेरेंट्स खफा है। और दूसरा ये मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन ये हुई है, देखें ये मैं मानता हूँ कि इसे रखना है, इससे इंटेलिजेंस निकालना है। मेरे ख्याल में अभी तक तो 90% जो उसकी यूजेबल इंटेलिजेंस है वो निकल के आ चुकी है, बिल्कुल ठीक है ना। अब इस पे ऐसे टीवी पे पेश करना, इसके इंटरव्यूज करवाना, इसे इतने ज़बरदस्त हालात में दिखाना, हम कोई कॉन्टेस्ट नहीं जीतने वाले जिनीवा कन्वेंशन के या कुछ ऐसे, ठीक है ना। लेकिन अगर मकसद ये था कि आपको जो फॉरेन लिंक्स है ये इस्टेब्लिश करने हैं, उसका एक और तरीका है, आप बस एक न्यूयॉर्क टाइम्स का जर्नलिस्ट पकड़ लें, इसे बात करवा लें, ठीक है। हमें क्यों दिखाते हैं? अच्छा, ठीक है ना, हम तो पहले से यही बात कर रहे हैं। अगर आपको इस्टेब्लिश करना है, आपको कोई
प्रोपेगेंडा वॉर या कोई इंफॉर्मेशन वॉर जीतना है। और एक और चीज़ है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स का आप 2011 से उनके आर्टिकल्स उठा लें तो साबित हो जाता है कि जी एनडीएस मुलव्वस है, ये बाकी तमाम एजेंसियां मुलव्वस हैं। तो ये बंदा एक और चीज़ है जो डॉन ने बात की थी, वो ये थी कि मुलव्वस हैं, सब मानते हैं कि मुलव्वस हैं और तस्लीम करते हैं, लेकिन वो इसलिए मुलव्वस हैं क्योंकि आपके इस मुल्क के 4 कोनों में कमजोरी हैं, क्योंकि दुश्मन अगर सरहद पे है तो आपके सफ़ों में भी खड़ा है। और आप जब रॉ और ये एनडीएस वाले नेक्सस के बारे में बार बार बात करते रहते हैं, उससे मसला ये होता है कि जो आम आदमी है, जिसको आपने बार बार बड़े मुश्किल से कहा है कि जी ये बीमारी आपकी अपनी है, उसे आपको खुद जदोजहद करना है, उस नैरेटिव को आप एक तो उखाड़ देते हैं। दूसरा, आपने सौलत मिर्जा की बात की। सौलत मिर्जा और इनमें एक और बहुत बड़ा फर्क है, और वो ये है कि सौलत मिर्जा को फांसी की सजा हो चुकी थी। बिल्कुल। सौलत मिर्जा तब 4-5 सिगरेट की डब्बियां एक दिन में फारिग कर रहा था और इस तरह पेश कर रहा था अपने प्रेजेंट सेल में, उसकी आंखों में लिखा हुआ था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये एहसानुल्लाह एहसान, ये तो बड़ा रिलैक्स है, ये तो नहीं मुस्करा रहा है। और दूसरा ये भी है कि हमें ये भी देखना है कि देखें जो उसने कहा है वो एक चीज़ है जी, जो उसने नहीं कहा, ठीक है ना, हमने क्या सुनना है, हमने ये सुनना है बेसिकली कि या तो इसे एहसास हो, इसे कोई याद दिला दे, या इसे कोई तस्वीरें पेश कर दें ये बच्चे मरे हैं, फिर देखते हैं। बिकॉज हमें ये जो बंदा हमें नज़र आया है, ये हमें एक कन्फेशनल एक तरीके से नज़र आया है, लेकिन जो एटलीस्ट बात यही है कि अगर एक आप इसे इस्तेमाल करें एक इंटरनेशनल पर्पस के लिए, ठीक है, वो मेरे ख्याल में एक दूसरे तरीके से हो सकता था, लेकिन जो डोमेस्टिक पर्पस है वो ये नहीं है कि आप जो ये लिंक्स इस्टेब्लिश, और उसमें भी एक दूसरी बात है और वो आपने कही और वो बहुत सही है, ये है कि अगर रॉ एनडीएस ये लोग कुछ नहीं कर सकते अगर उनको सहूलतकार और लोग या ना मिलें। और एहसानुल्लाह एहसान जिसका ना ताल्लुक है अफगानिस्तान से, ना उसका ताल्लुक है हिंदुस्तान से, वो इस चीज़ का पोस्टर बॉय है। और दूसरा ये है कि अब जो एक ख़ास किस्म की इंतहा पसंदी है जिसमें एक बड़ा पॉपुलेशन उन चीज़ों में बिलीव भी करता है, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं है कि वो या हथियार उठाए या किसी को मारे, ठीक है ना। तो जो बातें वो कर रहे हैं और जो वो सोच लेके आ रहे हैं उसे भी एड्रेस करना चाहिए। ये जो सोच की बात की, अब आपने ये कहा कि जी हमारी जो यूथ है, वो हमारे जो नौजवान हैं, वो कभी इसके उसमें नहीं आ जाएंगे। ये खुद नौजवान था, इसने खुद नौजवानों के दिमाग इस तरह पलीत किए, उसने खुद बेतहाशा लोगों को धमकाया। अगर आप एक मुख्तसर सी फहरिस्त भी ले लें तो मलाला के अटैक की तस्लीम करना, गुलशन इकबाल की बात करना, जो मोहम्मद में ट्विन अटैक्स हुए थे उसके बारे में बात करना, ये सब का सब उन्होंने क्या कह रहे हैं, उसने ये जिम्मेदारी कबूल की हुई है। वाघा बॉर्डर हिंदुस्तान के उसी साथ में जितने लोग आपने शहीद किए, तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जी हम मिलिट्री कोर्ट्स की जब बात सुनते हैं ना और कहते हैं कि जी जेट ब्लैक दहशतगर्द, तो अगर ये जेट ब्लैक नहीं है तो कौन जेट ब्लैक है? हम जब मिलिट्री फौजी अदालतों की जब हम केसों की भी बात सुनते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि जी कन्फेशन हुई थी, ये आदमी हर दिन कन्फेशन कर रहा है, इसको कोई अभी तक सजा मुझे सुनाई नहीं दी। और आखिर में ये कहना चाहिए कि आपके जो निजी चैनल हैं कुछ, वो तो जी बिल्कुल ही हट गए। बात आप एथिक्स की करते थे, पैमरा की करते थे, मैं समझता हूँ इसमें पैमरा ने बिल्कुल सही डिसीजन और दुरुस्त इकदाम लिए कि जी इसको बंद करें, क्योंकि फिर आप एक दिन एहसानुल्लाह एहसान के साथ कर लो, आप एक टॉक शो दे दो, जिस तरह एक और निजी चैनल है जो सबको टॉक शो दे रहा है, ये होना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह मीडिया का रवैया था इस पूरी चीज में मेरे ख्याल से इंतहाई नामुनासिब था, लेकिन इस चीज रियासत पाकिस्तान ने इजाजत दी है, जब रियासत पाकिस्तान को सजा देनी चाहिए था। और यही बात जो आपकी है ना कि आप रश कर देते हैं, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मिसस्टेप है। बिकॉज एक तो जो इंटेंडेड इफेक्ट था कि लोग जो है ना वो देख लेंगे कि ये दुश्मन था, ये खुशी से एतराफ़ करता था, ये कॉल करता था कि ये हमने किया, और वो अब जब एक ख़ास तरीके से आपसे बात करता है, मेरे ख्याल में वो उस लेवल का इफ़ेक्ट किसी पे नहीं हुआ। दूसरा ये कि लोग जो है ना जिन्होंने सफ़र किया उनको तो जहर लगी है, ये बात आपने देखा है, एक रिपोर्ट में भी एक APS पेरेंट थे, उन्होंने बात की। और तीसरा अगेन यही बात कि आप डिफ्रेंशिएट करें कि अगर आपको ये एक केस बनाना है कि जो इंटरफेरेंस इंडिया और अफ़गानिस्तान से हो रही है तो उसके और तरीके हैं। बिकॉज ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है इसका तो ऑडियंस पाकिस्तान था, और जब पाकिस्तान में आप देखें, दूसरा बात यह कि हम
क्या एक हम एतराफ़ सुनना चाहते थे? इस केस में आई एम 100% श्योर इवेंचुअली इसे फांसी हो जाएगी, इसे ये इस्तेमाल करके कर लेंगे। लेकिन ये बात करनी, अगर आपको वही बात सौलत मिर्ज़ा वाला फिर ले आए जब ये हो गया हो कि कम से कम लोग को ये एहसास हो कि जो स्टेट है इट इज़ बैक इन द बिजनेस ऑफ टीचिंग दीज गाइज अ लेसन। लेकिन फसी भाई अफसोस पता है क्या, ये जो आप टीचिंग दीज गाइज अ लेसन की बात करते हैं, इसको अगर कल सुबह फांसी भी हो जाए ना, बात ये है कि पिछले 2 हफ्तों आपकी जो मीडिया है वो एक ऐसे आदमी की तर्जुमान थी जो आपके खुद कातलों का और जानी दुश्मनों का तर्जुमान था। वो जो तारीख है वो अब कोई मिटा नहीं सकता कि आपने किस तरह का रवैया दिखाया। लेकिन एक चीज़ है जो साबित हुई, वो जो कहते हैं ना कि आपके कुछ इंग्लिश कॉलम नगार हैं जो इन लोगों को बहुत बढ़ा चढ़ा रहे थे, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे मॉन्स्टर, सुपर विलन, उस तरह की, जैसे कि पता नहीं ये चीज़ क्या है। इस चीज़ से साबित ये हुई कि ये एक छोटा सा आदमी है, इसका नाम भी लियाकत अली, जो इन सब ने बाय द वे शायराना तरह के नाम इस्तेमाल कर किए हुए। फजलुल्लाह का नकली नाम है, खुरासानियों का नकली नाम है, इस बंदे का नाम लियाकत अली है। साबित ये होता है कि ये कुछ नहीं थे, ये 2 पैसों के, जिस तरह आप कहते हैं जेब कुतरे कातिल थे। ना इनकी कोई दीन से इनका ताल्लुक था, ना इनकी किसी खास इंसर्जेंसी से ताल्लुक था। इनको पहले दिन आपको मटाना चाहिए था, आपने इनको नाराज भाई बैठ के इनके साथ आप समझौते करने शुरू हो गए। 10 साल लगा के 10 साल लगा के तो अगर 10 साल के आखिर में भी इस तरह की सोच को आपने इस तरह बुलंद करना टीवी के जरिए, तो बी माई गेस्ट। लेकिन मेरे ख्याल से पैमरा ने बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम लिए हैं और आपसे इत्तफाक करता हूं मैं कि इसकी सजा परसों होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से भी मुझे और फजीज़ा को आगाह कीजिए और कल तक इजाजत दें। खुदा हाफिज़।